इसराइल में बेंयामिन नेतन्याहू ने विपक्षी दलों के बीच गठबंधन सरकार बनाने को लेकर हुई सहमति के बावजूद हथियार नहीं डाले हैं। नेतन्याहू ने संसद के दक्षिणपंथी सदस्यों से अपील की है कि वो गठबंधन को सरकार बनाने से रोकें। विपक्षी दलों के गठबंधन के ऐलान के बाद पहली बार नेतन्याहू ने संसद में दक्षिणपंथी वोटों से जीतकर आए सदस्यों से गठबंधन का विरोध करने की अपील की। ट्विटर पर एक पोस्ट में उन्होंने गठबंधन को वामपंथी और खतरनाक बताया। आपको बता दें कि इसराइल में 8 पार्टियों ने सरकार बनाने के लिए गठबंधन बनाया है, लेकिन नई सरकार को संसद में विश्वास मत हासिल करने के बाद ही शपथ दिलाई जा सकेगी। मार्च में हुए चुनाव में बेंयामिन नेतन्याहू की दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी सबसे आगे रही थी, लेकिन वो सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं जुटा सकी। जैसा कि आप जानते हैं कि इसराइल में पिछले 2 सालों में 4 बार चुनाव हो चुके हैं। दरअसल यहां आनुपातिक प्रतिनिधित्व की चुनाव प्रक्रिया है और इस वजह से किसी एक पार्टी के लिए बहुमत जुटाना मुश्किल होता है। मैंने यरूशलेम में मौजूद पत्रकार हरिंदर मिश्रा से राष्ट्रीय एकता की सरकार के गठन के प्रयास के दौरान वहां के वर्तमान माहौल, साथ ही सरकार में शामिल होने वाले अरब नेता मंसूर अब्बास की राजनीतिक सोच के बारे में पूछा। अब से 2 सप्ताह पहले जब इसराइल अपने सबसे बुरे सांप्रदायिक तनाव से जूझ रहा था, तब इस तरह की बात सोच भी पाना जो है अकल्पनीय था कि वामपंथी पार्टियां, दक्षिणपंथी पार्टियां, सेंट्रिस्ट पार्टियां एक अरब पार्टी के साथ मिलकर के एक ऐसी राष्ट्रीय एकता की सरकार का गठन करेंगी जिसमें कि सभी की अहम भूमिका होगी और सभी एक अहम प्लेयर होंगे उसमें, और किसी के बगैर जो है ये सरकार नहीं चल पाएगी। ये सोचना भी अकल्पनीय था, मगर ऐसा हुआ है। और ऐसा होने के बाद दरअसल यहाँ पर एक आशावादी रुख जो है वो नजर आ रहा है। न सिर्फ अखबारों में ये बात साफ तौर पे नजर आ रही है, बल्कि यहाँ आमतौर पर लोगों से सड़कों पे बात करने पर भी लोग जो है वो काफी ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हालांकि हम लोग एक बहुत ही बुरे दौर से गुजरे हैं और आपसी इतनी झड़पें हुई हैं, उसमें कई मासूम लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन उसके बाद अब एक ऐसी पहल शुरू हुई है जो कि सही मायने में राष्ट्रीय एकता को दर्शाती है। अरब पार्टी के जो नेता हैं मंसूर अब्बास, ये जो हैं लीग से हट करके एक अलग ही किस्म के नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। एक समय में किसी अरब नेता का यहूदी पार्टियों के साथ हाथ मिलाना जो है वो कोई सोच भी नहीं सकता था, अविश्वसनीय सा दिखता था। लेकिन इनके साथ खास बात यह है कि मंसूर अब्बास ने ये पहल जो है चुनाव के पहले ही कर दी थी। वो पहले अरब पार्टियों के एक गठजोड़ में शामिल थी उनकी पार्टी। उस गठजोड़ से वो इसी मुद्दे पर अलग हटे क्योंकि उनकी हमेशा ये मंशा थी कि मिलजुल करके जो है मेन स्ट्रीम पार्टियों के साथ मिलजुल करके काम करने से ही अरब आबादी को फायदा मिल सकता है। और किसी भी अरब पार्टी का पहला जो काम है वो अपनी आबादी के लोगों के हितों का ख्याल रखना है, और इसी मुद्दे पर वो अलग हटे थे। यहाँ पर माना यह जा रहा था कि मंसूर अब्बास की पार्टी जो है वो किसी भी हालत में क्नेसेट यानी कि इसराइली पार्लियामेंट में कोई सीट नहीं जीत पाएगी। लेकिन सभी को बड़ी हैरानी हुई जब चुनाव के नतीजे सामने आए, तो न सिर्फ वो कामयाब हुए बल्कि वो हमेशा जो है एक विश्वास दिखाते रहे कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, उन्हें किसी तरह की कोई घबराहट नहीं है। उनकी पार्टी बिल्कुल इसराइली जो नियम है उसके तहत थ्रेशहोल्ड पार करेगी, उसे 3.25% से ज्यादा वोट मिलेंगे और उसे स्थान भी मिलेगा पार्लियामेंट में, जो कि उनकी बात जो है वो बिल्कुल सही साबित हुई। मंसूर अब्बास जो हैं वो पेशे से एक डेंटिस्ट हैं, लेकिन वो राजनीति से काफ़ी उनका पुराना वास्ता रहा है। वो छात्र राजनीति में भी सक्रिय थे, वो हिब्रू विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और वहाँ भी अपने छात्र जीवन के दौरान भी वो राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय थे। उनकी राजनीति जो है वो शुरू से ही अरब जो यहाँ की राजनीति रही है, जो स्थानीय राजनीति रही है, उससे थोड़ा अलग हट करके नजर आ रही है, क्योंकि वो हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि जब तक मेन स्ट्रीम जो पार्टियां हैं उनके साथ जुड़ के काम न किया जाएगा तब तक अरब हितों का जो है वो ख्याल नहीं रखा जा सकता है। तो ये तो बात हुई इसराइल में सरकार के गठन की, लेकिन फलस्तीनी प्रतिक्रिया क्या है?
जहां तक इस पर बाकी फलस्तीनियों का क्या जो रवैया है, तो फलस्तीनी आबादी दो हिस्सों में बटी हुई है, तो उनकी राय भी जो है वो दो हिस्सों में बटी हुई है। हमास के लिए बहुत बड़ा झटका है एक तरह से, क्योंकि जो यहां पर झड़पें हुई उसमें हमास की साफ तौर पर कोशिश ये थी कि वो ये दिखा सके कि वो पूरे फलस्तीनी आवाम का नेतृत्व कर रहा है, जिसमें कि इस्राएली अरब आबादी भी शामिल है। लेकिन अब जब इस्राएली अरब आबादी का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय एकता की सरकार में शामिल होने जा रहा है, तो हमास का दावा जो है वो खोखला साबित हो रहा है। दूसरी तरफ फलस्तीनी प्रशासन है, जिसका नेतृत्व राष्ट्रपति महमूद अब्बास और उनकी फतह पार्टी कर रही है, और उनके तरफ से औपचारिक तौर पर तो ये कहा जा रहा है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसराइल में किसकी सरकार है, प्रधानमंत्री जो है उसका चेहरा भले ही बदल जाए, लेकिन राष्ट्रीय जो इसराइल की नीति है वो वही बनी रहेगी। तो इसे इसराइल के आंतरिक राजनीति का हिस्सा मानते हैं और इससे अपने आप को औपचारिक तौर पर दूर रखना चाहते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व जो है वो बहुत हद तक इसराइल के साथ सहयोग पर निर्भर है, और ऐसे में जो भी यहाँ सरकार बनेगी उसके साथ वो सहयोग बना करके ही चलेंगे। और अब जब अरब पार्टी इस सरकार में शामिल है, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं इसका उन्हें फायदा मिल सकता है, क्योंकि उन्हें इस नई सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत करने में सहायता मिलेगी। इसराइल में नई सरकार के गठन के प्रयासों के बारे में जानकारी दे रहे थे वरिष्ठ पत्रकार हरिंदर मिश्र। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद इंदिरा गांधी ने जोरदार वापसी की थी और एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अगले दिन 15 जनवरी 1980 को इंदिरा गांधी को गर्मजोशी से भरे तमाम संदेश मिल रहे थे। इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पीएन भगवती का भी एक बधाई संदेश मिला। जस्टिस भगवती के संदेश पर सवाल उठे और कहा गया कि ऐसे संदेशों से जनता का न्यायपालिका से भरोसा उठ जाएगा। इस घटना के 40 साल बाद जब सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरुण मिश्रा ने सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, तो उन्हें भी जस्टिस भगवती की तरह आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। अब जब जस्टिस मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, तो क्यों उन पर उठ रहे हैं सवाल? सुनिए बीबीसी संवाददाता विशाल शुक्ला से। 22 फरवरी 2020 को दिल्ली में इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें 20 देशों के जज शिरकत कर रहे थे। कार्यक्रम में शामिल सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत दार्शनिक बताते हुए कहा कि वो सदाबहार ज्ञानी हैं। सार्वजनिक मंच से इस तरह प्रधानमंत्री की तारीफ करने की वजह से उन्हें तमाम आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। अब जब उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के उम्मीदवारों को चुनने वाली कमेटी में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे। कमेटी के 5 सदस्यों में से सिर्फ खड़गे ही जस्टिस मिश्रा के चुनाव के विरोध में थे। उन्होंने अपनी आपत्तियां लिखित में भी पीएम मोदी को भेजी। खड़गे का मत है कि चूंकि मानवाधिकार हनन के ज्यादातर मामलों में कथित पिछड़ी जातियों के लोग, आदिवासी और अल्पसंख्यक निशाने पर होते हैं, तो आयोग का अध्यक्ष भी इन्हीं में से किसी समुदाय से चुना जाना चाहिए। जब कमेटी के बाकी सदस्यों ने उम्मीदवारों में ऐसा कोई नाम न होने की बात कही, तो खड़गे ने सुझाव दिया कि नए नामों के साथ 1 हफ्ते बाद भी बैठक की जा सकती है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। कमेटी की ओर से नाम भेजे गए और जस्टिस मिश्रा की नियुक्ति हो गई। इस नियुक्ति के बाद देश के कई मानवाधिकार संगठनों और चिंतकों ने एक साझा प्रेस बयान जारी किया। ये बयान रवि किरण जैन, मल्लिका साराभाई, अपूर्वानंद, आकार पटेल, हर्ष मंदर, निवेदिता मेनन, बेला भाटिया, मेधा पाटकर और अरुणा रॉय जैसी तमाम शख्सियतों की ओर से जारी किया गया है। इस बयान में लिखा है, सरकार का यह फैसला साफ तौर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्वायत्तता के खिलाफ है। मोदी सरकार की ये नियुक्ति दिखाती है कि नियुक्तियों में योग्यता नहीं बल्कि सत्ता से करीबी मायने रखती है। जनता जानना चाहती है कि जस्टिस मिश्रा को किस आधार पर नियुक्त किया गया है। ये साफ है कि उन्हें पीएम मोदी के प्रति निष्ठा दिखाने का इनाम दिया गया है। जबलपुर हाईकोर्ट में जज रहे जस्टिस हरगोविंद मिश्रा के बेटे जस्टिस अरुण मिश्रा ने 21 साल वकालत की है। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले उन्होंने कई हाईकोर्ट में भी काम किया। उनके कई रिश्तेदार नामी वकील हैं और उनकी बेटी भी दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करती हैं।
जस्टिस मिश्रा के कार्यकाल से जुड़ा सबसे विवादास्पद मामला 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। जस्टिस लोया की हत्या के आरोप का मामला वरीयता सूची में 10वें नंबर पर जस्टिस अरुण मिश्रा की खंडपीठ के सामने लिस्ट किया गया। इसके बाद जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी ठाकुर, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस चेलमेश्वर ने सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि अहम मामलों को कुछ खास जजों की बेंच में लिस्ट किया जा रहा है। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस अरुण मिश्रा का नाम नहीं लिया गया था। मानवाधिकार संगठनों से जुड़े लोगों से लेकर सोशल मीडिया तक पर यह तथ्य बार बार दोहराया जा रहा है कि मानवाधिकार आयोग के 27 साल के इतिहास में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं रहा। दरअसल 8 जुलाई 2019 को लोकसभा में द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट बिल 2019 पेश किया गया। इसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट में जज रहे किसी भी व्यक्ति को आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जस्टिस मिश्रा को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाने का क्यों हो रहा है विरोध, जानकारी दे रहे थे विशाल शुक्ला। बिहार में 38 इंजीनियरिंग और 10 मेडिकल कॉलेज हैं। राज्य में इंजीनियरिंग की कुल सीटें लगभग 9000 हैं और मेडिकल की तकरीबन 1200। इन सीटों में पढ़ने वाली लड़कियों की हिस्सेदारी सिर्फ 15% है, यानी 85% सीटों पर लड़कों का कब्जा है। ये आंकड़े बिहार में मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं के बिगड़े अनुपात को बताने के लिए काफी हैं। अपनी सरकार की चौथी पारी में नीतीश कुमार इस पर ध्यान देने की बात कर रहे हैं। 2 जून को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक रिव्यू मीटिंग में उन्होंने अधिकारियों को इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने संबंधी विधेयक तैयार करने को कहा। लेकिन सवाल है कि क्या केवल बिहार को ही ऐसा करने की जरूरत है? पूरे भारत में क्या स्थिति है? सुनिए बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह से। द बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एक्ट और पावर एंड फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज एक्ट नाम से प्रस्तावित बिल विधानसभा के अगले सत्र में लाए जाने की संभावना है। इसकी जानकारी खुद नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से दी। अगर ये बिल पास हो जाता है तो बिहार ऐसा करने वाला संभवतः भारत का पहला राज्य होगा। लेकिन क्या केवल बिहार को ही ये करने की जरूरत है? आइए जानते हैं भारत में क्या है स्थिति। भारत की आबादी में महिलाओं की भागीदारी लगभग आधी है। 12वीं पास करने वाली लड़कियों की तकरीबन 45%। देश के अलग अलग कॉलेजों में इंजीनियरिंग करने वाली लड़कियां 28% हैं, लेकिन IIT से बीटेक करने वाली लड़कियां केवल 8 से 10%। 3 साल पहले देश के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने IIT खड़गपुर में एक समारोह में शिरकत करते हुए कहा था, एक बात मेरे लिए अब तक पहेली बनी हुई है। 12वीं में लड़कियां लड़कों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं, लेकिन IIT में उनकी संख्या चिंताजनक रूप से कम क्यों हो जाती है? हैदराबाद के LVPE इंस्टीट्यूट के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉक्टर D बालासुब्रमण्यम ने मेडिकल और इंजीनियरिंग में महिलाएं क्यों कम हैं, इस पर खूब रिसर्च किया है। हैदराबाद से BBC से बात करते हुए उन्होंने बताया, पूरे भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन यानी कि स्टेम में महिलाओं की औसत हिस्सेदारी मात्र 10 से 15% है। उत्तर भारत में ये आंकड़े थोड़े कम और दक्षिण भारत में थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। उनका कहना है कि इंजीनियरिंग के मुकाबले मेडिकल के क्षेत्र में ज्यादा अनुपात में लड़कियां आती हैं। डॉक्टर और नर्स को परंपरागत तौर पर भारत ही नहीं विश्व भर में देखभाल यानी कि केयर गिविंग से जुड़ा पेशा माना जाता है। महिलाओं को इस वजह से मेडिकल प्रोफेशन में ज्यादा जोड़कर देखा जाता है। अधिकतर अस्पताल में नर्स आपको इसलिए महिलाएं ही मिलती हैं। तकनीकी शिक्षण संस्थान खासकर IIT में लड़कियों की कमी केंद्र सरकार के लिए भी चिंता का सबब थी। इसके पीछे का कारण पता लगाने के लिए 2017 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने तत्कालीन IIT मंडी के डायरेक्टर प्रोफेसर थिमोथी गोंजाल्वेस की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने पाया कि IIT में लड़कियों के कम आने के पीछे 2 अहम वजहें हैं। पहला, लड़कियों को लेकर समाज में मौजूद पूर्वाग्रह और दूसरा, रोल मॉडल की कमी। क्या इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में सीटें आरक्षित कर समाज का पूर्वाग्रह बदला जा सकता है? क्या बिहार सरकार के नए प्रस्ताव से रोल मॉडल की कमी को दूर किया जा सकता है? इस पर डॉक्टर D बालासुब्रमण्यम कहते हैं कि कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। ये एक अच्छी पहल है। उम्मीद की जा सकती है कि बाकी राज्य भी इससे सबक लेंगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे अभियानों ने भी लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने में अच्छी मदद की है।
आईआईटी मंडी की रिपोर्ट में भी सिफारिश की गई थी कि लड़कियों के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में सीटें बढ़ाई जानी चाहिए ताकि लड़कों के लिए अवसर न घटाते हुए लड़कियों की संख्या बढ़ाई जा सके। इस रिपोर्ट के बाद भारत के 23 आईआईटी में साल 2018 में लड़कियों के लिए 800 सीटें बढ़ाई गई थी। जाहिर है बिहार सरकार को भी नए प्रस्तावित कानून में इस बात का ख्याल रखना होगा कि लड़कियों के लिए सीटें आरक्षित करते हुए लड़कों के लिए सीटें कम न कर दी जाएं। सरोज सिंह, बीबीसी, दिल्ली। सरोज सिंह की रिपोर्ट के बाद कार्यक्रम में अब वक्त है विवेचना का। 6 जून 1984 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत चरमपंथियों को स्वर्ण मंदिर से निकालने के लिए अभियान शुरू किया था, जिसमें संत जरनैल सिंह भिंडरावाले मारे गए थे। कैसे थे भिंडरावाले के आखिरी क्षण, बता रहे हैं रेहान फजल विवेचना में। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले भिंडरावाले ने 3 पत्रकारों से बात की थी। एक थे बीबीसी के मार्क टली, दूसरे टाइम्स ऑफ इंडिया के सुभाष किरपेकर और तीसरे मशहूर फोटोग्राफर रघु राय। सीआरपीएफ ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू होने से 4 दिन पहले यानी 1 जून को स्वर्ण मंदिर पर फायरिंग शुरू कर दी थी। 2 जून को मार्क टली की भिंडरावाले से आखिरी मुलाकात हुई थी। वो अकाल तख्त में बैठे हुए थे। मार्क टली और सतीश जैकब अपनी किताब अमृतसर मिसेस गांधीज लास्ट बैटल में लिखते हैं। जब मैंने भिंडरावाले से फायरिंग के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, फायरिंग बताती है कि सरकार स्वर्ण मंदिर का अपमान करने पर तुली हुई है और सिखों और उनके रहने के तरीकों को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अगर सरकार ने मंदिर में घुसने की कोशिश की तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। लेकिन उस दिन भिंडरावाले सहज नहीं दिख रहे थे। जाहिर है वो तनाव में थे। आमतौर से वो अपने आप को फिल्म किया जाना पसंद करते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने उखड़ कर कहा, आप लोग जल्दी कीजिए, मुझे और भी काम करने हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के सुभाष किरपेकर अकेले पत्रकार थे जो सेना द्वारा स्वर्ण मंदिर को घेर लिए जाने के बाद जरनैल सिंह भिंडरावाले से मिले थे। तब भी जरनैल सिंह का मानना था कि सेना मंदिर के अंदर नहीं घुसेगी। किरपेकर ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद छपी किताब द पंजाब स्टोरी में लिखते हैं। मैंने भिंडरावाले से पूछा, क्या सेना के सामने आपके लड़ाके कम नहीं पड़ जाएंगे? उनके पास बेहतर हथियार भी हैं। भिंडरावाले ने तुरंत जवाब दिया, भेड़ें हमेशा शेरों से ज्यादा संख्या में होती हैं, लेकिन एक शेर 1000 भेड़ों का सामना कर सकता है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको मौत से डर नहीं लगता, तो उनका जवाब था, कोई सिख अगर मौत से डरे तो वो सच्चा सिख नहीं है। भिंडरावाले की बगल में स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा की योजना बनाने वाले मेजर जनरल शहबेग सिंह भी खड़े थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या उम्मीद है, एक्शन कब शुरू होगा, तो उन्होंने जवाब दिया, शायद आज रात ही। मशहूर फोटोग्राफर रघु राय ने मुझे बताया था कि वो भिंडरावाले से उनकी मौत से 1 दिन पहले मिले थे। जब आर्मी ने सराउंड कर लिया था गोल्डन टेम्पल, तो हम सारी प्रेस जो थी वहाँ पे पहुँचे हुए थे अमृतसर में, और आर्मी जो थी इतनी सीक्रेटिव थी कि कुछ नहीं पता लगने दे रही थी। अच्छा, क्योंकि मेरी भिंडरावाले से पुरानी रिलेशनशिप थी पिछले 1.5-2 साल की, सो मैंने मैसेज भेजा कि मैं आया हुआ हूँ और मैं तो आपको मिलना है ज़रूरी। तो वो अकाल तख्त में 2nd फ्लोर पे थे छुपे हुए, तो बड़ी मुश्किल से मुझे वो इनके सपोर्टर ले गए ऊपर। तो उनकी आंखें जो थीं गुस्से और फियर से भरी हुई थी, बिकॉज तब उन तक उनको इस बात की समझ आ गई थी कि अब जो है मामला काफ़ी सीरियस होने लग गया है। अगर आर्मी ने घेर लिया है तो अब वो छोड़ने वाले नहीं हैं। मुझे कहते, तू क्यों आया थे? मैं क्या, अरे पाजी, आई हैव बीन फोटोग्राफिंग यू फॉर एवरीथिंग, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस वक्त। कहते मैं देखांगा, मैं वो कर दांगा, मैं देखांगा किस दी हिम्मत है जड़ा हाथ लांदा है, जड़ा अंदर आंदा है। And I could see the fear, and his eyes were almost red, with fear and anger. 6 जून को दोपहर 4 बजे से लाउड स्पीकर से लगातार घोषणाएं की जा रही थीं कि जो चरमपंथी अभी भी कमरों या तहखानों में हैं, बाहर आकर आत्मसमर्पण कर सकते हैं। लेकिन तब तक भिंडरावाले का कोई पता नहीं था।
ऑपरेशन ब्लू स्टार के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बुलबुल बरार अपनी किताब ऑपरेशन ब्लू स्टार द ट्रू स्टोरी में लिखते हैं। जब 26 मद्रास के जवान अकाल तख्त में घुसे तो उन्होंने 2 चरमपंथियों को भागने की कोशिश करते पाया। उन्होंने उन पर गोली चलाई। उनमें से एक व्यक्ति तो मारा गया, लेकिन दूसरे शख्स को उन्होंने पकड़ लिया। उससे जब सवाल किए गए तो उसने सबसे पहले बताया कि भिंडरावाले अब इस दुनिया में नहीं है। फिर वो हमारे सैनिकों को उस जगह ले गया जहां भिंडरावाले और उनके 40 अनुयायियों की लाशें पड़ी हुई थीं। थोड़ी देर बाद हमें तय खाने में जनरल शहबेग सिंह की लाश मिली। उनके हाथ में अभी भी उनकी कार्बाइन थी और उनके शरीर के बगल में उनका वॉकी टॉकी पड़ा हुआ था। बाद में जब मैंने जनरल बरार से बात की तो उन्होंने मुझे बताया, लोग बाहर निकले सफेद झंडी के साथ और एक बहुत जोर से रश आउट हुआ। कोई 30-40 लोग ने दौड़ लगाई वहां से बाहर निकलने के लिए। तो हमने कहा ये कुछ लगता है कि ऐसी बात हो गई है, और फिर फायरिंग भी बंद हो गई थी सब। तो फिर हमने अपने जवानों से कहा भी अंदर जाके तलाशी लो, और फिर उनकी मृत्यु का पता लगा। उसके बाद उनके शव को उत्तरी विंग के बरामदे में लाकर रखा गया, जहां पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और सेना की हिरासत में आए चरमपंथियों ने उनकी शिनाख्त की। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद प्रकाशित हुई किताब द पंजाब स्टोरी में शेखर गुप्ता लिखते हैं, अफसरों ने मुझे बताया कि जब वो लोग अकाल तख्त के अंदर घुसे तो पूरे इलाके में बारूद की गंध भरी हुई थी और 2 इंच तक फर्श इस्तेमाल हो चुके कारतूसों से अटा पड़ा था। कुछ अफसर तो इस बात को लेकर अचंभे में थे कि चरमपंथी इतनी ज्यादा फायरिंग कैसे कर पाए। ऑटोमेटिक फायरिंग आप लगातार नहीं कर सकते क्योंकि आपके हथियार में समस्या उठ खड़ी होती है, और अगर आप बीच में अंतराल ना रखें तो कभी कभी तो बंदूक की नाल भी पिघल जाती है। अगर भारतीय सेना के जवान इस तरह की भीषण फायरिंग करते तो उन्हें कारतूस बर्बाद करने के लिए अपने अफसरों की डांट खानी पड़ सकती थी। भारतीय सेना के अफसरों ने मुझे बताया कि कई चरमपंथियों के कंधों पर नीले निशान थे, जो बताता था कि उनमें तर्क संगत होने की कमी भले ही हो, लेकिन उनके जोश में कोई कमी नहीं निकाली जा सकती थी। भिंडरावाले के आखिरी क्षणों का वर्णन 2 जगह मिलता है। अकाल तख्त के तत्कालीन जत्थेदार किरपाल सिंह ने अपनी किताब आई विटनेस अकाउंट ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार में अकाल तख्त के प्रमुख ग्रंथी ज्ञानी प्रीतम सिंह को कहते हुए बताया है, मैं 3 सेवादारों के साथ अकाल तख्त के उत्तरी किनारे में बैठा हुआ था। करीब 8 बजे फायरिंग थोड़ी कम हुई तो मैंने सन जनरल सिंह भिंडरावाले को अपने कमरे के पास शौचालय की तरफ से आते देखा। उन्होंने नल में अपने हाथ धोए और वापस अकाल तख्त की तरफ लौट गए। करीब 8:30 बजे भाई अमरीक सिंह ने अपने हाथ धोए और हम सबको सलाह दी कि हम सब लोग निकल जाएं। जब हमने उनसे उनकी योजना के बारे में पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि सन तय खाने में है। पहले उन्होंने 7 बजे शहीद होना तय किया था, लेकिन फिर उन्होंने उसे 9:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था। फिर मैंने संत के लोगों से लोहे के दरवाजे की चाबी ली और फिर मैं अपने 12 साथियों के साथ बोहार वाली गली में निकल आया और दरबार साहब के एक दूसरे सेवादार भाई बलबीर सिंह के घर में शरण ली। एक और किताब द गैलेंट डिफेंडर में A.R. दर्शी अकाल तख्त के सेवादार हरि सिंह को कहते बताते हैं, मैं 30 लोगों के साथ कोठा साहब में छिपा हुआ था। 6 जून को करीब 7:30 बजे भाई अमरीक सिंह वहां आए और हमसे कहा कि हम कोठा साहब छोड़ दें क्योंकि अब सेना द्वारा लाए गए टैंकों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। कुछ मिनटों बाद संत भिंडरावाले अपने 40 समर्थकों के साथ कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब के सामने बैठकर प्रार्थना की और अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, जो लोग शहादत लेना चाहते हैं मेरे साथ रुक सकते हैं, बाकी लोग अकाल तख्त छोड़ दें। जब भिंडरावाले मलबे पर पैर रखते हुए अकाल तख्त के सामने की तरफ गए तो उनके पीछे उनके 30 अनुयायी भी थे। जैसे ही वो आंगन में निकले, उनका स्वागत गोलियों की बौछार से किया गया। मार्क टली और सतीश जैकब अपनी किताब अमृतसर मिसेस गांधीज लास्ट बैटल में लिखते हैं, बाहर निकलते ही अमरीक सिंह को गोली लगी, लेकिन कुछ लोग आगे दौड़ते ही चले गए। फिर फायर का एक और बस्ट आया जिससे भिंडरावाले के 12 या 13 साथी धराशायी हो गए। मुख्य ग्रंथी प्रीतम सिंह भी उस कमरे में छिपे हुए थे। अचानक कुछ लोगों ने अंदर आकर कहा कि अमरीक सिंह शहीद हो गए हैं।
जब उनसे संत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्हें मरते हुए नहीं देखा है। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के सलाहकार रहे त्रिलोचन सिंह को अकाल तख्त के एक ग्रंथी ने बताया था कि जब भिंडरावाले बाहर आए थे तो उनकी जांघ में गोली लगी थी। फिर उनको दोबारा भवन के अंदर ले जाया गया, लेकिन किसी ने भी भिंडरावाले को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखा। एक और ग्रंथी ज्ञानी पूरन सिंह को सैनिकों ने बताया था कि उन्हें भिंडरावाले और अमरीक सिंह के शव 7 तारीख की सुबह अकाल तख्त के आंगन में मिले थे। स्वर्ण मंदिर के बरामदे में इन तीनों के शव की तस्वीरें हैं, लेकिन एक तस्वीर में यह साफ दिखाई देता है कि शहबेग सिंह की बाह में रस्सी बंधी हुई है, जिससे पता चलता है कि उनके शव को अकाल तख्त से खींचकर बाहर लाया गया था। यह भी हो सकता है कि वो सैनिक सिर्फ ये बताना चाह रहे हों कि उन्होंने शवों को अकाल तख्त के सामने देखा था और उनको ये पता ही ना हो कि शव पहले कहां पाए गए थे। भिंडरावाले की मौत 6 जून को ही हो गई थी। मार्क टली और सतीश जैकब द्वारा अपनी किताब अमृतसर मिसेस गांधीज लास्ट बैटल में दिया गया विवरण जनरल के.एस. बरार के विवरण से भिन्न है। वो लिखते हैं, जब एक अफसर ने बरार को सूचना दी कि भिंडरावाले का किला ढह गया है तो उन्होंने एक गार्ड की ड्यूटी वहां लगा दी। उन्होंने प्रांगण की तलाशी लेने के बाद सुबह होने का इंतजार किया। 7 जून की सुबह तलाशी के दौरान भिंडरावाले, शहबाग सिंह और अमरीक सिंह के शव तय खाने में पाए गए। ब्रिगेडियर ओंकार एस गोराया भी अपनी किताब ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड आफ्टर एन आई विटनेस अकाउंट में लिखते हैं, भिंडरावाले के शव की सबसे पहले डीएसपी अपर सिंह बाजवा ने शिनाख्त की। मैं भी बर्फ की सिल्ली पर लेटे हुए जरनैल सिंह भिंडरावाले के शव को पहचान सकता था, हालांकि पहले मैंने उन्हें कभी जीवित नहीं देखा था। उनका जूड़ा खुला हुआ था और उनके एक पैर की हड्डी टूटी हुई थी। उनके जिस्म पर गोली के कई निशान थे। भिंडरावाले के शव का अंतिम संस्कार 7 जून की शाम को 7:30 बजे किया गया। मार्क टली और सतीश जैकब लिखते हैं, उस समय मंदिर के आसपास करीब 10,000 लोग जमा हो गए थे, लेकिन सेना ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। भिंडरावाले, अमरीक सिंह और दमदमी टकसाल के उप प्रमुख थारा सिंह के शवों को मंदिर के पास चिता पर रखा गया। 4 पुलिस अधिकारियों ने भिंडरावाले के शव को लॉरी से उठाया और सम्मान पूर्वक चिता तक ले गए। एक अधिकारी ने मुझे बताया कि वहां मौजूद बहुत से पुलिसकर्मियों की आंखों में आंसू थे। भिंडरावाले का अंतिम संस्कार हो जाने के बावजूद कई दिनों तक ये अफवाह फैली रही कि वो जीवित है। जनरल बरार ने मुझे बताया था, लेकिन अगले दिन कहानियां शुरू हो गई कि वो उस रात को निकल गए थे वहां से और पाकिस्तान पहुंच गए हैं और पाकिस्तान टीवी अनाउंस कर रही थी कि भिंडरावाले हमारे पास है और 30 जून को हम उनको टीवी के ऊपर दिखाएंगे। तो मेरे को एचकेएल भगत जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, मिस्टर रस गोत्रा फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनके फोन आए कि आप तो बोल रहे हैं कि उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन पाकिस्तान तो बोल रहा है कि वो उनके यहाँ है और निकल गए हैं, एस्केप कर गए हैं। मैंने कहा देखिए जी, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है, उनकी बॉडी उनकी फैमिली को दे दी गई है, उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने आके उसके पैर छुए हैं। पंजाब के गांवों में रहने वाले लोगों ने 30 जून का बहुत बेसब्री से इंतजार किया। उन्हें उम्मीद थी कि वो अपने हीरो को टीवी पर साक्षात देख पाएंगे, लेकिन उनकी ये मुराद पूरी नहीं हुई। जनरल बरार अपनी किताब ऑपरेशन ब्लू स्टार द ट्रू स्टोरी में स्वीकार करते हैं, मैंने भी कौतूहलवश उस रात अपना टेलीविजन सेट खोला, क्योंकि इस तरह की अफवाहें थी कि भिंडरावाले की शक्ल से मिलते जुलते किसी शख्स को प्लास्टिक सर्जरी कर पाकिस्तानी टीवी पर दिखाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।